Hello guys, welcome to my YouTube channel and today we will discuss all the important facts about the Puritan poet and great poet John Milton, who was considered as most well-educated author in English literature and well known for his great epic Paradise Lost. तो guys, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को, उससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। उनके क्या लिटरेरी वर्क रहे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा पॉलिटिक्स में और लिटरेरी वर्क में। इस वीडियो के अंदर हम सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। गाइज, जॉन मिल्टन को इंग्लिश पोएट के नाम से भी जाना जाता है, उनको पैम्पलेटियर के नाम से भी जाना जाता है और हिस्टोरियन भी उनको कहा जाता है। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है गाइज, वो 1608 को इनका जन्म हुआ था और 1674 को इनकी डेथ हो गई थी, 8 नवंबर 1674 को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे 17th सेंचुरी से। द एज ऑफ मिल्टन, जो मिल्टन की एज कही जाती है वो 16 to 1660 के बीच में आती है गाइज। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी इज नोन एज द प्यूरिटन एज। क्योंकि मिल्टन को प्यूरिटन कहा जाता है तो इसलिए ये 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और फर्स्ट हाफ 17th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ जो था वो प्यूरिटन एज के नाम से जाना जाता था। प्यूरिटनिज्म में भी रिगार्डेड एज, जो प्यूरिटनिज्म है गाइस उसको रिगार्ड किया जाता था रेनेसा ऑफ द मोरल सेंस ऑफ मैन, क्योंकि इसमें जो मैन है उसकी नैतिकता का उदय हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था उसका गाइस। और ग्रेटेस्ट मूवमेंट फॉर मोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर, ये एक जो प्यूरिटनिज्म था ये ग्रेटेस्ट मूवमेंट था मोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन के लिए। गाइस, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, मेटाफिजिकल पोएट से भी कहीं ना कहीं ये रिलेट करते थे, तो इसको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। जो जॉन डन है इनके लीडर कहे जाते हैं, जो मेटाफिजिकल पोएट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन हैं या कौन है, वो हमें पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल पोएट्स कौन हैं। तो वो उन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जो जॉन डन है ये लीडर रहे हैं मेटाफिजिकल पोएट्स के, और इनमें रहे हैं जॉर्ज हर्बर्ट, नेक्स्ट है रिचर्ड क्रेसिव, हेनरी बुगम, थॉमस ट्रेहरन, अब्राहम कावले और एंड्रयू मार्वल। गाइस, ये जो एंड्रयू मार्वल हैं लास्ट में, ये मिल्टन के असिस्टेंट रहे थे आगे चलकर जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। तो ये मिल्टन के असिस्टेंट रहे थे और इन्होंने एक ग्रेट हेल्प की थी पैराडाइज लॉस्ट को लिखने में, इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। चलिए आगे चलते हैं, ये जान लेते हैं जो मिल्टन है वो किस एज से, किस एरा से या पीरियड से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे प्यूरिटन एज से और इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। बोर्न इन जैकोबियन एज, इनका जो जन्म हुआ था वो जैकोबियन एज में हुआ था, 1603 से 1625 के बीच में, यानी कि जैकोबियन एज को माना जाता है। और जो मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 को हुआ था, तो जैकोबियन एज से भी कहीं ना कहीं ये बिलोंग करते हैं। और स्टार्ट राइटिंग इन कैरोलिन एज, और इन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी वेरी अर्ली एज में, 1625 to 1649 कैरोलिन एज का पीरियड माना जाता है। तो कैरोलिन एज में ही इन्होंने अपनी राइटिंग को स्टार्ट कर दिया था। मेजर पोएट्री वर्क रिटेन इन कॉमनवेल्थ पीरियड में इन्होंने अपने मेजर पोएट्री वर्क को लिखा था गाइज। जो कॉमनवेल्थ पीरियड है वो 1649 से 1660 तक माना जाता है गाइज। तो इसी पीरियड में इन्होंने अपने पोएट्री वर्क को, जो इनका मेजर पोएट्री वर्क था, उसको लिखना शुरू कर दिया था। डाइड इन रेस्टोरेशन पीरियड, और इनकी डेथ हुई थी रेस्टोरेशन पीरियड में 1660 to 17 के बीच में। जो रेस्टोरेशन पीरियड है 1660 to 17 तक माना जाता है। मिल्टन के बर्थ से रिलेटेड बातें कर लेते हैं गाइस। इनका बर्थ हुआ था 1608 को, 9 दिसंबर 1608। जो प्लेस था जहाँ पर हुआ था, ये प्लेस आपको याद रखना है, ब्रैड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर लंदन में इनका जन्म हुआ था गाइस।
ब्रीड स्ट्रीट चीप साइड में 1608 को, 9 दिसंबर 1608 आपने याद रखना है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जो इनके पेरेंट्स का नाम था जॉन मिल्टन था एंड मदर का नाम सारा जेफरी था। जो इनके फादर का नाम था सेम इनका नाम था जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ही इनके फादर का नाम था और सारा जेफरी इनकी मदर का नाम था। एजुकेशन हुई थी इनकी सेंट पॉल स्कूल से, स्टार्टिंग एजुकेशन हुई थी लंदन के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने जो है अपनी ग्रेजुएशन की थी क्राइस्ट कॉलेज से। ओके गाइस, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने ग्रेजुएशन की थी और जो इन्होंने स्कूल किया था तो सेंट पॉल स्कूल से किया था। लाइफ इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। मिल्टन वाज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट। जब ये क्राइस्ट कॉलेज गए थे तो वहाँ पर इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट निकनेम से बुलाया जाता था गाइस। 1625 टू 1632 वहाँ पर ये रहे थे और इन्होंने बैचलर और मास्टर की डिग्री वहाँ से गेन की थी। एट द एज ऑफ 12 मिल्टन एनरोल्ड एट सेंट पॉल स्कूल। इससे पहले ये जब 12 साल के थे तो सेंट पॉल स्कूल में इनको एनरोल कराया गया था 1620 में, और उसके बाद ये कॉलेज चले गए थे 1625 में गाइस। ये कॉलेज चले गए थे जहाँ से इन्होंने अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री को गेन किया था। इन 1629 ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एज 21, कॉलेज टाइम में ही गाइस इन्होंने अपने ये एक ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये एक ओड है इनका, इसको लिखा था जब इनकी एज रही थी 21। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को इन्होंने लिखा तो इनकी एज क्या थी, तो इनकी एज थी 21 और 1629 में इन्होंने इसे कंपोज किया था। प्राइवेट ट्यूटर, जो इनके प्राइवेट ट्यूटर थे उनका नाम था थॉमस यंग। तो थॉमस यंग ने इन्हें प्यूरिटन की और रिलीजन से रिलेटेड नॉलेज दी थी गाइस, और इन्होंने ही सिर्फ इन्हें पोएट्री लिखने के लिए भी एनकरेज किया था थॉमस यंग ने। इनका नाम आपने याद रखना है, थॉमस यंग इनके प्राइवेट ट्यूटर थे जिन्होंने इन्हें प्यूरिटन की एजुकेशन दी, रिलीजियस रिलेटेड एजुकेशन दी और पोएट्री लिखने के लिए इनको एनकरेज किया। क्लोज फ्रेंड थे इनके एडवर्ड किंग, कॉलेज टाइम के फ्रेंड थे गाइस चार्ल्स दियोडती, ठीक है। तो ये दोनों इनके क्लोज फ्रेंड थे। इनके ऊपर इन्होंने एलिजी भी लिखी जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। क्लोज फ्रेंड थे ये इनके दोनों, और इनकी डेथ हो गई थी 8 नवंबर 1674 में जब इनकी एज रही थी 65 ईयर्स। जब ये 65 ईयर्स के थे तो इनकी डेथ हो गई थी 8 नवंबर 1674 में। बन हिल लंदन इंग्लैंड में गो आउट से इनकी डेथ हो गई थी गाइस। जो एक बीमारी होती है गो आउट नाम है उसका, तो उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी, और जहाँ हुई थी उसका नाम आपने याद रखना है, बन हिल लंदन इंग्लैंड के अंदर। द एज ऑफ मिल्टन 1625 टू 1660, जो मिल्टन की एज है उसको माना जाता है 1625 से लेकर 1660 तक का। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिल्टन की एज कब से कब तक होती है, तो ये मानी जाती है 1625 से 1660 तक, और इसे एक प्यूरिटनिज्म एज के नाम से भी जाना जाता है। मिल्टन वाज ए प्यूरिटन, इनको प्यूरिटन कहा जाता है क्योंकि ये बिलीव करते थे बाइबल की अथॉरिटी में और अपोज करते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को लाइक द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड द मोनार्की। जो वहाँ का जो इंग्लैंड का चर्च था, वहाँ की मोनार्की थी, उसके ये अपोज थे गाइस, उसे ये लाइक नहीं करते थे। 1630 में ऑन शेक्सपियर इन्होंने लिखा था एक एपिटफ गाइस, पब्लिश्ड एनोनिमसली इन सेकेंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर 1632। तो जो ऑन शेक्सपियर है ये एक एपिटफ है जो शेक्सपियर के लिए इन्होंने लिखा था मिल्टन ने, और इसको एनोनिमसली पब्लिश कराया गया था सेकेंड फोलियो में। जो शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो आया था 1632 में, तो इसको एनोनिमसली पब्लिश करा दिया गया था। वहाँ पर मिल्टन का नाम नहीं दिया गया था इसके अंदर। 1631 में ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 सोनेट, तो ये एक सोनेट है गाइस, पूछ लिया जाता है, आपने बताना है अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 ये क्या है, तो ये एक सोनेट है गाइस, और ये लिखा था मिल्टन ने 1631 में। और इसकी खासियत ये है कि जब मिल्टन
23 के थे तब इन्होंने इसे लिखा था, और इन्होंने इसमें दर्शाया है कि मतलब वो मैच्योर नहीं है अपने अदर फ्रेंड्स की तरह। उनकी एज हो चुकी है 23 और वो अपने अदर फ्रेंड्स की तरह मैच्योर नहीं हुए हैं अभी तक, तो ये इसमें दर्शाया गया है। 1632 में ट्विंस पोयम आई थी इनकी, इसी पीरियड के अंदर। एल एलेग्रो जो इनकी कंपेनियन पोयम कही जाती हैं गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है एग्जाम के अंदर। ये एल एलेग्रो जो है ये पूछ लिया जाता है, जो एल एलेग्रो है इसका मीन्स क्या है, तो इसका मीन्स है द हैप्पी मैन। और इल पेंसरोसो जो है इसका मीन्स है द मिलनकली मैन या पेंसिव मैन, इसका मीनिंग है गाइज। तो ये पूछ ली जाती हैं कि दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है गाइज। तो ये 1632 में लिखी थी और ये ट्विंस पोयम कही जाती हैं। नेक्स्ट है 1632 में इन्होंने अपनी बीए और एमए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद गाइज ये अपने विलेज आ गए थे, होटन विलेज में आ गए थे, और यहाँ पर इन्होंने बिताए थे 5 to 6 ईयर्स। और क्या किया था इन्होंने, यहाँ पर अपने कुछ बुक्स लिखी थी, कुछ इन्होंने पोयम्स लिखी थी अपनी, और कुछ पेपर कटिंग वगैरह करके इनकी एक ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसमें इन्होंने एक कलेक्शन दिया था अपनी पोयम्स का। तो यहाँ पर एक कलेक्शन देखने को मिलता है ट्रिनिटी मैन्यूस्क्रिप्ट में, जो कैम्ब्रिज के अंदर आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। 1634 में इन्होंने कॉमर्स लिखा जो एक मास्क है, और 1637 में इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लेसिडस लिखी। जो लेसिडस है वो एक एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी इसको कहा जाता है गाइज। जो पेस्टोरल एलिजी क्या होती है, जो मतलब जो राइटर है खुद को एक शेफर्ड के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है गाइज। तो इसे पेस्टोरल एलिजी कहा जाता है, और ये एडवर्ड किंग के लिए इन्होंने लिखी थी। 1637 में इसको पब्लिश कराया था। 1638 में टूर फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। 1639 रिटर्न टू इंग्लैंड। तो 1638 में इन्होंने ये टूर पर गए थे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और इटली के टूर पर ये गए थे, और वहाँ से फिर ये वापस आए थे 1639 में, वापस इंग्लैंड आ गए थे गाइस, क्योंकि सिविल वार होने की संभावना चल रही थी उस वक्त, तो इनको वापस लौटना पड़ा था वहाँ से। 1639 एपिटफ डेमोनिस। तो ये एक एपिटफ डेमोनिस इन्होंने लिखा था, ये भी एक एलेजी है जो इनके फ्रेंड थे कॉलेज टाइम के, चार्लेस दियोदती। ये इनके फ्रेंड थे, और इनकी भी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी यूरोपियन टूर के टाइम में। जब ये यूरोपियन टूर पर गए थे तो उस वक्त इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने इनके लिए ये एलेजी लिखी जिसका नाम है एपिटफ डोमिनिस। 1641 में ऑफ रिफॉर्मेशन इनका एक प्रोज वर्क आया था गाइस, ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में। एंड 1642 में इन्होंने शादी की थी मैरी पॉल से। जॉन मिल्टन जब 34 ईयर्स के रहे थे तो मैरी पॉल 17 ईयर्स ओल्ड थी, और ये एक बहुत ही अनहैप्पी मैरिज रही, क्योंकि जो मैरी पॉल थी शादी के कुछ ही वक्त बाद वापस चली गई थी, और उस वक्त जो है इंग्लैंड में सिविल वॉर भी चल रहा था गाइस, तो इस वजह से इनको वापस लौटना पड़ा था। और ग्रेट प्लेग वगैरह भी वहाँ पर आ गए थे, थिएटर जो है क्लोज कर दिए गए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, और ये वापस उस वक्त में चली गई थी। काफ़ी टाइम के बाद ये वापस लौट कर आई थी, जब इनको फिर इन्होंने अपने 4 बच्चों को जन्म भी दिया था, जिनमें से 2 ही सरवाइव कर पाए थे। और मिल्टन के एक डॉटर एंड एक सन, वो बर्थ के टाइम ही जो है उनकी डेथ हो गई थी। 1643 में से 1645 इन्होंने 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे थे। जब मैरी पॉल वापस अपने मायके चली गई थी तो इनको छोड़कर, तो ये डिवोर्स चाहते थे इनसे, तो उसी टाइम में इन्होंने जो है 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे थे। इनके आधार पर इन्होंने कहना चाहा था कि मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं मिल सकता है। पहला है गाइस द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। 1643 में इन्होंने ये लिखा, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। इनके नाम आपको याद रखने हैं। द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर 1644 में लिखा, नेक्स्ट ईयर है ये, बिल्कुल सीक्वेंस में है, आप देख लीजिएगा।
43 में द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स लिखा एंड जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर इन्होंने 1644 में लिखा। टेट्राकोर्डन 1645 में लिखा। टेट्राकोर्डन जो लिखा इन्होंने 1645 में लिखा और 1645 में ही इन्होंने कोलेस्टेरियन लिखा। तो इनकी वजह से ही मिल्टन को मिल्टन द डाइवोर्सर भी कहा जाने लगा था। 1644 में इन्होंने इनका अपना प्रोज वर्क था एक एरोपेजिटिका ये लिखा, जो लिबर्टी ऑफ प्रेस के लिए जाना जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जाना जाता है और लिबर्टी ऑफ अनलिसेंसिड प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यानी कि जो पोएट हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए लिखने की। 1642 टू 1645 यहाँ पर सिविल वॉर चला इंग्लैंड के अंदर गए, जो रहा 1642 से 1645 तक। और 1645 में इन्होंने एक पोएम का कलेक्शन लिखा मिस्टर जॉन मिल्टन के नाम से, जो था इंग्लिश और लैटिन दोनों ही लैंग्वेज में था। इनका ये पोएम कलेक्शन था 1645 में, इसे इन्होंने लिखा था। 1649 में क्या लिखा था इन्होंने, द टेनोर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये इनका मेजर वर्क है गाइस, जो सपोर्ट करता है वहाँ की पार्लियामेंट को। और ये अगेंस्ट था चार्ल्स फर्स्ट के, जो चार्ल्स फर्स्ट की एग्जीक्यूशन हुई थी किंग चार्ल्स फर्स्ट की, उसके अगेंस्ट इसमें इन्होंने दर्शाया है और सपोर्ट किया है पार्लियामेंट का। तो द टेनोर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको याद रखना है। 1649 में इन्होंने इसे लिखा था। 1649 में ही ये इस वर्क की वजह से ही इनको अपॉइंटेड कर लिया गया था लैटिन सेक्रेटरी के रूप में क्रोमवेल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि क्रोमवेल को इन्होंने सपोर्ट किया था और उन्होंने इन्हें अपॉइंट कर लिया था लैटिन सेक्रेटरी के रूप में 1649 में। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इनको लैटिन सेक्रेटरी कब अपॉइंट किया गया था, तो 1649 में अपॉइंट किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो क्रोमवेल के द्वारा किया गया था। 1649 में इन्होंने फिर एक वर्क लिखा था इकोनोक्लेस्ट, जो वर्क है इनका गाइस, ये एक बुक थी जॉन मिल्टन के द्वारा और ये पब्लिश हुई अक्टूबर 1649 में। तो इन्होंने एक जस्टिफिकेशन दर्शाया था इसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के लिए, जो चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हुआ था उसके लिए जस्टिफिकेशन इन्होंने इसमें दर्शाया था। इस विच हैड टेकन प्लेस ऑन 30 जनवरी 1649 को, जो चार्ल्स फर्स्ट हैं इनका एग्जीक्यूशन हो गया था। 1651 में डिफेंसियो प्रो पॉपुलो, अब इन्होंने अपने डिफेंस लिखे थे, कुछ डिफेंस वर्क आए इनके। जो फर्स्ट डिफेंस था इन्होंने लिखा जिसका नाम था डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो इनका वर्क था, जो फर्स्ट डिफेंस था। 1651 में आया और 1654 में डिफेंसियो सेकेंडा लिखा इन्होंने, सेकेंड डिफेंस है ये डिफेंसियो सेकेंडा। और 1652 में बिकम टोटली ब्लाइंड। गाइस जब इन्होंने जो फर्स्ट डिफेंस है तब इन्होंने जो ये लिखा था, तो तब इनकी आईसाइट थी, लगभग इनकी एक आँख की जो रोशनी है वो कम हो गई थी इस वक्त में, लेकिन थी। ये लास्ट वर्क था जो इन्होंने देखा था, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो, इसको याद रखना है आपको। जब इनकी आंखें थी जब इन्होंने इसे लिखा था, लेकिन 1652 में ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे और बाकी वर्क इनके इसके बाद ही आए थे। डिफेंसियो सेकेंडा भी इसके बाद इन्होंने लिखा। और जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, जो इन्होंने अपना एक मोस्ट फेमस सोनेट लिखा था गाइस, जिसका टाइटल दिया गया था जॉन न्यूटन के द्वारा। इनकी जो ये पोएम थी, इसकी जो पहली लाइन थी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसी को टाइटल मान लिया गया था। नियर द एंड ऑफ 1659 मिल्टन वेंट टू प्रिजन। अब मिल्टन को जो है प्रिजन में भी जाना पड़ा था बिकॉज ऑफ हिज रोल इन द फॉल ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, क्योंकि ये चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ थे, इसलिए इनको जेल भेज दिया गया था। जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठे थे, तो उन्होंने जब मिल्टन के रिकॉर्ड को देखा कि मिल्टन ने कितना सपोर्ट किया था चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को, तो चार्ल्स सेकंड ने इनको जो है जेल भिजवा दिया था कॉमनवेल्थ के राइज होने पर। ही वॉज रिलीज प्रोबेबली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल सपोर्ट।
अब क्योंकि इनके पीछे एक पावरफुल सपोर्ट भी था प्यूरिटन्स का, तो इनको जल्दी ही वहाँ से रिलीज कर दिया गया था, जेल से ये जल्दी ही रिलीज हो गए थे। द मोनार्की वाज रीस्टैब्लिश्ड इन 1660 विद चार्ल्स सेकेंड एज किंग, क्योंकि चार्ल्स सेकेंड 1660 में फिर से मोनार्की आ गई थी और चार्ल्स सेकेंड को जो है गद्दी पर बैठा दिया गया था। तो इन्होंने ही इन्हें जो है जेल भिजवाया था, लेकिन इनको प्यूरिटन के सपोर्ट होने की वजह से इनको जल्दी ही वहाँ से रिलीज कर दिया गया था। इनकी मैरिज हुई थी ऑन 5 मई 1652। मैरी पोल डाइट, इनकी जो पहली पत्नी थी इनकी डेथ हो गई थी 1652 में, जो पहली पत्नी थी मैरी पोल, ठीक है। और इन्होंने फिर अपनी सेकेंड शादी की थी, सेकेंड मैरिज की थी 1656 में कैथरीन वुडकॉक से सेकेंड टाइम, और इनकी भी डेथ हो गई थी फरवरी 3, 1658 को, यानी कि मात्र 2 ईयर्स लेटर ही इनकी डेथ हो गई थी। और ये भी चाइल्ड बर्थ के टाइम ही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है गाइज। और इन्होंने थर्ड मैरिज की थी एलिजाबेथ मिन्सुल से, जो 30 ईयर्स यंगर थी इनसे, यानी कि 30 साल इनसे छोटी थी। 1663 में एलिजाबेथ मिन्सुल से इन्होंने शादी की थी और 1667 में फिर इन्होंने पैराडाइज लोस्ट को पब्लिश कराया था। इस टाइम में ये पैराडाइज लोस्ट पर वर्क कर रहे थे जब एलिजाबेथ मिन्सुल से ही मिले थे और उनसे शादी की थी। तब इनको पैराडाइज लोस्ट को लिखने में इनकी जो बेटी थी मैरी पॉल से, वो इनकी हेल्प कर रही थी। पैराडाइज लोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। पैराडाइज लोस्ट इनका बहुत ही एक ग्रैंड वर्क है, ग्रेट एपिक है, जिससे इनको एक पहचान मिली ग्रेट पोएट के रूप में। तो ये एक एपिक पोएम भी इसको कहा जाता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एपिक पोएम कौन सी है मिल्टन की, तो ये है पैराडाइज लोस्ट, और इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। वन ऑफ द लेट वर्स बाय जॉन मिल्टन, ये एक लेट वर्क था जॉन मिल्टन का, सबसे ज़्यादा लेट वर्क था, सबसे लास्ट में लिखा गया था, क्योंकि ये डेथ के करीब ही जा रहे थे अपनी, उस टाइम में इन्होंने इसको लिखा और पब्लिश कराया था। ओरिजिनली इशूड इन 10 बुक्स, ये ओरिजिनली जब फर्स्ट एडिशन इसका आया था तो ये 10 बुक्स में आया था 1667 में, और विद बुक 7 and 10 ईच स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। और बाद में क्या हुआ था, जब ये 12 बुक्स में आया था, सेकेंड एडिशन में आया था गाइज 1674 में, तो 12 बुक्स कैसी हुई थी गाइज, जो बुक 7 और बुक 10 थी उनको स्प्लिट कर दिया गया था 2 बुक्स, 2 पार्ट्स में उनको स्प्लिट कर दिया गया था। तो 12 बुक्स में इसका सेकेंड एडिशन आया था। तो जो इनकी स्पाउस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो इनकी स्पाउस थी वो मैरी पॉल थी, 1642 में इनसे शादी की थी इन्होंने, और इनकी डेथ हो गई थी 1652 में। सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, 1656 में इनसे शादी की थी और 1658 में ये इनकी डेथ हो गई थी। एलिजाबेथ मिन्सुल जो थी, इनकी शादी हुई थी 1663 में, और ये इनके साथ लाइफ टाइम तक रही थी गाइस, और ये बहुत ही वफादार थी और मिल्टन की इन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की थी लास्ट टाइम में। ऑक्यूपेशंस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो इनको पोएट भी कहा जाता था, प्रोज राइटर भी कहा जाता था, और पोलमिस्ट भी थे ये, और सिविल सर्वेंट भी ये थे। लैंग्वेज इनको कौन कौन सी आती थी गाइस, ये सभी लैंग्वेज इनको आती थी, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हैब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ओल्ड इंग्लिश और डच, ये सभी भाषाओं से परिचित थे। लेकिन इन्होंने जो अपनी पोएट्री लिखी, तो पोएट्री लिखी इन्होंने मोस्टली अपनी पोएट्री लिखी इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और इटालियन में। 1657 में एंड्रयू मार्वल जो थे गाइस, इनके पर्सनल असिस्टेंट बने थे मिल्टन के। एंड्रयू मार्वल ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं गाइस, और ये इनके असिस्टेंट रहे थे। पैराडाइज लोस्ट को लिखने में इन्होंने इनकी ग्रेट हेल्प की थी। 1658 में ओलिवर क्रोमवेल जो थे, इनकी डेथ हो गई थी। ओलिवर क्रोमवेल को इन्होंने सपोर्ट किया था और इनकी डेथ हो गई थी 1658 में। तो इनके फनल को अटेंड जो किया था जॉन मिल्टन ने किया था, जॉन ड्राइडन ने और एंड्रयू मार्वल ने इनके फनल को अटेंड किया था। 1671 में पैराडाइज रिगेट इन्होंने लिखा,
जो इनका सबसे ये जो पैराडाइज रिगेंड है इनका फेवरेट वर्क माना जाता है मिल्टन का। और 1671 में सैमसन एगोनिस्ट इन्होंने लिखा था। तो 1671 में ही इन्होंने पैराडाइज रिगेंड को पब्लिश कराया था और 1671 में ही सैमसन एगोनिस्ट को पब्लिश कराया था। सैमसन एगोनिस्ट इज ए ट्रेजिक क्लोजेस्ट ड्रामा के रूप में जाना जाता है। इसको पूछ लिया जाता है कि सैमसन एगोनिस्ट क्या है, तो ये एक ट्रेजिक क्लोजेस्ट ड्रामा है। ये सिर्फ रीड करने के लिए लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। अपीयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ मिल्टन पैराडाइज रिगेंड इन 1671। तो ये पैराडाइज रिगेंड के साथ ही आया था और ये सिर्फ रीडिंग के लिए था, परफॉर्मेंस के लिए नहीं था। और 1674 मिल्टन डाइड ऑफ कंजम्पशन ऑन 18 नवंबर 1674। तो 1674 में मिल्टन की डेथ हो गई थी 8 नवंबर 1674 को। इनको बरी किया गया था सेंट जिल्स क्रिप्ट लेगेट के अंदर, इनको बरी करा गया था। चलिए पैराडाइज लोस्ट के बारे में, हम पैराडाइज रिगेंड के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। मिल्टन इज बेस्ट नोन फॉर पैराडाइज लोस्ट, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोयम इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर इसको वाइडली रिगार्डेड किया जाता है, जो पैराडाइज लोस्ट इनकी एपिक पोयम है, क्योंकि इसके जैसी पोयम किसी दूसरे ने, इसके जैसा एपिक अभी तक किसी दूसरे कवि ने नहीं लिखा है। चलिए टुगेदर विद पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगोनिस्ट, ये दोनों एक साथ आए दोनों वर्क। इट कन्फर्म मिल्टन्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। और इसी वर्क ने जो मिल्टन है उनको एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट के रूप में पहचान दिलाई। इनकी रेपुटेशन एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट के रूप में अगर बनी तो वो बनी पैराडाइज रिगेंड और सैमसन एगोनिस्ट वर्क की वजह से। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने मिल्टन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को दिया है जो फर्स्ट पीरियड में आए गाइस, उनको देख लेते हैं, फिर सेकेंड पीरियड को डिस्कस करेंगे और थर्ड पीरियड को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉलेज पीरियड था इनका, कॉलेज पीरियड में इन्होंने क्या क्या वर्क लिखे थे। कॉलेज पीरियड में इन्होंने बहुत सारा वर्क इन्होंने अपना लिखा है, तो उसको देख लेते हैं। ओड टू द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, सबसे पहला वर्क है इनका ओड टू द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कॉलेज पीरियड में इन्होंने लिखा। टू ए नाइटिंगेल लिखा। सेकेंड है ऑन हैविंग अराइविंग एट द एज ऑफ 20, ये भी इन्होंने कॉलेज पीरियड के सारे वर्क हैं, आप देख लीजिएगा। ऑन शेक्सपियर भी कॉलेज पीरियड में लिखा और इनकी फेमस पोयम है जो एल एलेग्रो एंड इल पेंसरोसो 1631 to 38 में इन्होंने लिखा इसको। एंड आर्केड्स लिखा इन्होंने, आर्केड 1632 to 34 में। कॉमस जो मास्क है इनका वो लिखा। लेसिडस जो एलेजी है इनकी अपने दोस्त के लिए इन्होंने जो लिखी, पेस्टोरल एलेजी, जो समुद्र में डूबकर डेथ हो गई थी एडवर्ड किंग की, उसके लिए एक लेसिडस लिखा इन्होंने। और इट कवर्ड एजुकेशनल पीरियड एंड रोट अर्ली पोयम। इनके राजनीतिक जीवन में जो रेस्टोरेशन को कवर करता है उससे मोस्टली प्रोज वर्क किया था उसमें इन्होंने। तो क्या क्या लिखा था, एरोपेजिटिका इनके प्रोज वर्क के अंतर आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोज वर्क के अंदर कौन कौन से वर्क आते हैं, तो ये सारा इनका प्रोज वर्क है। एरोपेजिटिका है, सेकेंड है द टेनोर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो है, डिफेंसियो सेकेंड है और डिफेंसियो प्रोज है। तो ये सारे वर्क हैं इनके जो प्रोज वर्क कहलाए जाते हैं। तो ये जो ग्रेट पॉलिटिकल वर्क है इनका थर्ड पीरियड के अंदर। पैराडाइज लोस्ट है गाइस जो 12 बुक्स के अंदर आया, जो फर्स्ट एडिशन में आया था तो 10, ओरिजिनल एडिशन जो आया था 10 बुक्स के अंदर आया था और सेकंड एडिशन आया था 12 बुक्स के अंदर। पैराडाइज रिगेंड लिखा उसके बाद। ये जो पैराडाइज रिगेंड है ये थॉमस एल्वुड की रिक्वेस्ट पर इन्होंने लिखा था, पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगोनिस्ट, ये वर्क इन्होंने थर्ड पीरियड के अंदर लिखा। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके सोनेट्स को, इन्होंने कौन कौन से सोनेट्स लिखे हैं। टोटल 19 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं गाइस। टू नाइटिंगेल लिखा है इन्होंने। ऑन हिज हैविंग अराइविंग एट द एज ऑफ 20, ये लिखा है। सभी सोनेट को आप अच्छे से इनको देख लेंगे। और व्हेन द एस्योल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, टू ए
virtuous young lady, to the lady Margaret Lay. Next है on the detraction which followed upon my writing certain treatise. और नेक्स्ट है 7 नंबर पर on the same. ये जो on the same है और फिर दूसरा है to the same गाइस, ये दोनों ही मिल्टन ने लिखे हैं. To Mr. Laws on his heirs. नेक्स्ट है on the religious memory of Mrs. Catherine Thomas, my Christian friends. Disease December 16, 1646. और to the Lord General Fairfax. नेक्स्ट है टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल. फेयरफॉक्स एक लॉर्ड जनरल फेयरफॉक्स के लिए लिखा, दूसरा लॉर्ड जनरल क्रोमवेल के लिए सोनेट लिखा, और सर हेनरी वेन द यंगर लिखा इन्होंने. ऑन द लेट मैसेक्री इन पाइडमोंट लिखा इन्होंने, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो इनका है बहुत जाना माना सोनेट है, सोनेट नंबर 19 ये कहा जाता है. यहाँ पर आई थिंक इन्होंने सीक्वेंस गलत दे दिया है. टू मिस्टर लॉरेंस इन्होंने लिखा, और 16 टू साइरियक स्किनर लिखा, और 16 नंबर पर है टू साइरियक स्किनर, 17 पर है टू द सेम. अभी देखिए मैंने ऑन द सेम आपको बताया था, फिर यहाँ पर टू द सेम है. फिर 18 है ऑन हिज डिजीज वाइफ. ठीक है, ये अपनी वाइफ के लिए था इनका, ऑन हिज डिजीज वाइफ. और 19 ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्शियंस अंडर द लॉ. तो ये है इनके सभी सोनेट गाइस. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. ये मिल्टन की बायोग्राफी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आई होप आपको ये सभी समझ आए होंगे, अच्छे से आपने इनको समझा होगा. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे. बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये कैसी लगी, वेदर आप इसको कैसे ले रहे हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, जैसे भी आप इसको ले रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना. गाइस मैं जॉन मिल्टन पर एक मैराथन क्लास भी देने वाली हूँ, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और जो इम्पोर्टेंस रखता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो गाइज उस क्लास को भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छी सी हेल्प हो जाएगी, एक ग्रेट हेल्प हो जाएगी गाइज. तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.